आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल, रेसिपीआई लखनऊ से। आज की इस वीडियो में हम जो कोविड के पेशेंट होते हैं, जो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक होते हैं या जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब जिनको लक्षण बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं या जिनको हल्के से लक्षण होते हैं, और जो लोग घर पे क्वारंटाइन होकर आराम से ठीक हो सकते हैं, जो लोग घर पे क्वारंटाइन होना चाहते हैं, जो लोग घर पे क्वारंटाइन किए हुए हैं, उनको कौन सी दवाइयाँ लेनी है और कैसे केयर करना है, हम इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और जो ऐसे मरीज होते हैं जिनके लक्षण थोड़ा सा गंभीर होते हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी कारणवश उनको अभी अस्पताल में बिस्तर मिलने में देरी हो रही है या वो लोग अस्पताल में भर्ती होने के लिए वेटिंग में हैं, तो तब उनको घर पे रह के क्या करना चाहिए, थोड़ी सी भी चर्चा हम इस पे भी करेंगे। देखिए, कोरोना जिस स्पीड से बढ़ रहा है, इस बारे में चर्चा करने की हमको और आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। हम लोग दिन भर न्यूज़ चैनल्स पर देखते रहते हैं कि डेली लाखों लाख केस आ रहे हैं, डेली केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कोरोना के बारे में एक सकून की बात यह है कि इसमें 90% केस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हल्के लक्षण होते हैं या जो लोग माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और ये लोग बिल्कुल आराम से घर पे रह के एक बेसिक कुछ मेडिसिन लेकर और थोड़ा सा केयर करके आराम से ठीक हो रहे हैं और आराम से ठीक हो जाते हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से कोरोना के मरीज लक्षण के हिसाब से 4 तरह के होते हैं। पहले होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, दूसरे होते हैं माइल्ड सिम्प्टोमेटिक, तीसरे मॉडरेट सिम्प्टोमेटिक और चौथे होते हैं जो लोग सीवियर सिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसमें से जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब जिनको किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं होते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी सी तादाद है पूरे देश में। ये लोग, इनको कोरोना का इन्फेक्शन होता है, ना वो जानते कि उनको कोरोना का इन्फेक्शन है, ना आपको पता कि उनको कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है। ये लोग दिन भर घूम घूम के कोरोना का इन्फेक्शन फैलाते हैं, और जितना भी इन्फेक्शन फैल रहा है, इसमें मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यही लोग होते हैं। आपका कोई दोस्त हुआ, आपका कोई रिलेटिव हुआ, आपसे मिलने के लिए आया, 10 मिनट बैठा और आपको कोरोना का इन्फेक्शन दे के चला गया। और इनके अलावा जो लोग जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है, या जो लोग को कुछ लक्षण आते हैं, फिर वो लोग अपने को क्वारंटाइन करते हैं, अपने को कोरोना मान के अपने को ट्रीट करते हैं या फिर अपनी जांच कराते हैं, उनमें से भी 90% मरीज ऐसे होते हैं जिनको लक्षण बहुत हल्के होते हैं, बहुत कम होते हैं, और वो लोग बहुत आराम से घर पर रह के अपने को ठीक कर सकते हैं। मैं खुद कोरोना के वार्ड में 4 से 5 बार ड्यूटी कर चुका हूँ, और माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम वाले सैकड़ों मरीज को देख चुका हूँ, और सीनियर्स की गाइडेंस और उनकी हेल्प से सैकड़ों मरीज को ठीक कर चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से साझा किया जाए, ताकि जो लोग घर पे क्वारंटाइन किए हुए हैं, जो लोग घर पे क्वारंटाइन किए हुए हैं, उनको इससे कुछ हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल जो कोरोना इन्फेक्शन है, इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। देखिए, अगर किसी को 2 से 3 दिन तक लगातार सिर में दर्द बना हुआ है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को सूंघने की शक्ति चली गई है, किसी का जो खाने का स्वाद होता है वो जा रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को केवल एक ही लक्षण आता है कि उनको लूज मोशन होता है, उनको लूज मोशन की शिकायत होती है, बाद में उनकी जांच होती है तो वो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। तो इस तरह के कई सारे लक्षण जो है कोरोना में हो सकते हैं, जो ये बताते हैं कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों को उल्टी दस्त भी आती है और बाद में जांच करने पर कोरोना ही निकलता है। तो अगर इनमें से कोई लक्षण आपको दिखाई पड़ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने फैमिली के बाकी मेंबर से आप तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, तुरंत अलग कर लीजिए, ताकि जो परिवार के बाकी सदस्य हैं वो इस इन्फेक्शन से बच सकें। घर का आप एक कोई ऐसा कमरा चुनिए जो घर में बिल्कुल अलग हो, और कोशिश ये रहे कि उसमें जो है बाथरूम अटैच हो। आप अपने आप को उस कमरे में अटैच करके अपने आप को उसमें आइसोलेट कर लीजिए, और इसके बाद आइसोलेट करने के बाद फिर आपको कुछ सामान अरेंज करने पड़ेंगे। आप अपने आप को मान के चलिए कि आपको कोरोना हो चुका है, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तब। तो आपको क्या क्या सामान मंगवाने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक अच्छी क्वालिटी का पल्स ऑक्सीमीटर मंगवाना चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी का पल्स ऑक्सीमीटर आपको मार्केट में 1500 से 2000 रुपये के बीच मिल जाएगा, और पल्स ऑक्सीमीटर तो आज की डेट में हर फैमिली में एक होना ही चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर के अलावा एक आपको डिजिटल थर्मामीटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रीडिंग लेना काफ़ी आसान रहेगा। फिर स्टीम यानी भाप लेने के लिए कुछ स्टीम वेपराइजर आते हैं मार्केट में, आप वो मंगवा सकते हैं। साथ में एक स्पायरोमेट्री करने के लिए स्पायरोमीटर जिसको बोलते हैं, वो फेफड़े की एक्सरसाइज करने के लिए आती है, वो 300 से 400 रुपये का मार्केट में मिलता है, वो भी एक मंगवा सकते हैं। तो उससे आप फेफड़े की एक्सरसाइज कर सकते हैं।
साथ में कोशिश कीजिए कि आप जिस रूम में अपने को आइसोलेट कर रहे हैं, अगर उस रूम में टीवी लगी है या इस तरह की और कुछ फैसिलिटी है तो बहुत अच्छी रहेगी। और आप लैपटॉप वगैरह आप जो यूज़ करते हैं वो सब आप उस रूम में अपना मंगवा कर रखवा लीजिए, ताकि आपका उससे अच्छे से टाइम भी पास होता रहेगा। अब मैं आपको वो काम बताऊंगा जो कोरोना के सारे मरीज जो लोग घर पे क्वारंटाइन हुए हैं, जिनको सभी को डेली फॉलो करना है, चाहे उनके लक्षण हल्के हों या वो लोग एसिम्टोमेटिक हो या लक्षण थोड़े से ज़्यादा हों। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको हर 4 घंटे पर एक पल्स ऑक्सीमीटर से अपना सैचुरेशन लेवल चेक करना है। हर 4 घंटे पे आपको अपना टेम्परेचर चेक करना है। दिन में कम से कम 3 से 4 बार आपको स्टीम लेना है और दिन में 3 से 4 बार आपको बीटाडीन या नमक पानी हल्का सा गर्म करके उससे आपको गरारा करना है। फिर आप दिन में 1 बार या 2 बार 6 मिनट वॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए 6 मिनट वॉक टेस्ट में करना क्या है कि पहले आप पल्स ऑक्सीमीटर में अपना ऑक्सीजन लेवल देखिए, उसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद आप अपने कमरे के अंदर 6 मिनट तक आराम से टहलिए, आप आराम से वॉक कीजिए। 6 मिनट टहलने के बाद आप दोबारा फिर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए। अगर जो पहले आपका ऑक्सीजन लेवल था उसके बाद जो कम होता है वो 1-2 पॉइंट कम होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। अगर वो 5% से ज़्यादा कम हो रहा है तो ये बताता है कि आपको अंदर फेफड़ों में निमोनिया की शिकायत हो सकती है। फिर आपको तुरंत अपने किसी डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि हमको ये दिक्कत आ रही है। अब मैं बताऊंगा कि जब आप लोग पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करने के लिए जब पल्स ऑक्सीमीटर में आप अंगुली इस तरह से लगाएंगे तो आपका जो नाखून वाला हिस्सा होता है वो पल्स ऑक्सीमीटर में ऊपर की तरफ रहेगा। फिर जब पल्स ऑक्सीमीटर आप इसमें ऐसे लगाएंगे तो आपकी अंगुली जो है बहुत तेज हिलनी नहीं चाहिए। आप इसको लगा के किसी अपने पैर पर रख सकते हैं या किसी चीज़ पर टिका सकते हैं ताकि उसमें ज़्यादा कंपन ना होने पाए। फिर इसको 15 से 20 सेकंड तक इसकी जब रीडिंग सेटल्ड हो जाए तब आप देखिए इसमें जो ऊपर की रीडिंग होती है जिसको बोलते हैं SpO2, ये होता है बताता है कि आपका ऑक्सीजन का लेवल कम है। ये हमेशा आपका 94 से अगर ऊपर है तब सही है। फिर जो नीचे होती है जिसमें लिखा होता है PR का मतलब होता है पल्स रेट, मतलब आपकी जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट का रेट कितना है, वो अगर 100 से कम है तब सही है। देखिए पहले इसकी रीडिंग आ रही थी, अब 15 सेकंड 20 सेकंड हो गया, अब इसकी रीडिंग जो सेटल हो गई है तो मेरा जो SpO2 वो आ रहा है 99 और पल्स रेट आ रही है नीचे जो है वो पल्स रेट है। अगर आप अपना जो है पल्स SpO2 चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, वो कभी बताता है कि 92 है, फिर कहीं बताता है कि 98 है, तो इसका मतलब कि आपके नापने के तरीके में गलत है। आप पल्स ऑक्सीमीटर को उसके अंदर किसी हल्के से साफ कपड़े से साफ कर लीजिए, आप अपनी अंगुली साफ कीजिए, उसको आप दूसरे हाथ में चेक कीजिए तो आपकी रीडिंग फिर से वापस सही आ जाएगी। अब हम बात करेंगे कि जो लोग एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टोमेटिक है, जो लोग घर पे क्वारंटाइन किए हुए हैं या घर पे क्वारंटाइन करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे का प्लान करना है। देखिए जो लोग हल्के लक्षण वाले हैं, कम लक्षण वाले हैं, वो लोग आराम से घर पे क्वारंटाइन कर सकते हैं। और बात किया जाए अगर ट्रीटमेंट के लिए, तो कोरोना पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए 2 चीज़ें अहम होती हैं। पहला होता है कि कोरोना के लक्षण कैसे हैं, मतलब एसिम्टोमेटिक है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, और दूसरा कि मरीज़ की उम्र कितनी है। तो इस हिसाब से हम मरीज़ को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1 में वो मरीज आते हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम होती है और उनको साथ में कोई कोमार्बिडिटी नहीं होती है। कोमार्बिडिटी का मतलब होता है कि उनको कोई हार्ट की डिजीज़ नहीं है, उनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको बीपी की शिकायत नहीं है, उनको पहले कभी स्ट्रोक नहीं हुआ है, उनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ नहीं है, कोई किडनी की बीमारी नहीं है, या उनको बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटापा भी कोमार्बिडिटी में ही आता है। तो ये हो गए कैटेगरी 1 के लोग। अब कैटेगरी 2 में वो लोग आते हैं जिनकी उम्र 50 साल से तो कम है, लेकिन उनको कोई और साथ में बीमारी है जो मैंने अभी आपको गिनाई है। और तीसरी कैटेगरी में वो होते हैं कि जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, उनको कोमार्बिडिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसमें जो कैटेगरी नंबर 1 है, मतलब जिनकी उम्र 50 साल से कम है और जिनको और कोई बीमारी नहीं है और कोई कोमार्बिडिटी उनको नहीं है, वो लोग अगर उनको सिम्टम, वो लोग एसिम्टोमेटिक हैं या वो लोग माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं। माइल्ड का मतलब हुआ कि उनको बुखार 100 या 101 डिग्री से कम है, थोड़ी बहुत उनको खांसी आ रही है, हल्का बहुत बदन में दर्द हो सकता है, सूंघने की शक्ति उनकी चली गई है, या इस तरह के कुछ हल्के लक्षण हो सकते हैं।
तो ये लोग आराम से घर पे क्वारंटाइन कर सकते हैं। अब अगर आप घर पे क्वारंटाइन करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, आप अपने आप को घर के एक कमरे में आइसोलेट कर लीजिए जिसमें बाथरूम अटैच हो। कोशिश कीजिए कि उसमें टीवी भी लगी हो। और फिर आपको जो दवाइयाँ लेनी है मैं आपको बता रहा हूँ। दवाइयों में आपको आइवरमेक्टिन 12 mg की 3 दिन तक लेना है। ये दवा आपको रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आइवरमेक्टिन 12 mg की 3 दिन तक रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद केवल एक बार। फिर डॉक्सीसाइक्लिन आती है 100 mg की, उसको सुबह शाम 5 दिन तक लेना है। ये एक एंटीबायोटिक होती है। अगर ये आपके आसपास स्टोर में नहीं मिल पा रही है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इसके बदले में एजिथ्रोमाइसिन आती है 500 mg की, उसको दिन में केवल एक बार लेना है। इसको आप 5 दिन तक ले सकते हैं। फिर आप इसके बाद जो विटामिन के लिए आपको लेना है, विटामिन सी के लिए लिमसी आती है, उसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। मल्टीविटामिन में जिंकोविट टैबलेट आती है, अगर वो मिल जाती है तो उसको आपको सुबह शाम 10 दिन तक खाना है। जिंकोविट नहीं मिल पाती है तो उसके बदले में टैबलेट A2Z आती है, उसको आप दिन में एक बार 10 दिन तक ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुखार 100 या 101 से कम आ रहा है, बुखार आपने नापा, आपका बुखार 100 या 101 से कम है, तो आपको पैरासीटामोल 500 mg की गोली दिन में 3 से 4 बार तक लगातार 3 दिन खाना है। ऐसा नहीं करना है कि पैरासीटामोल की एक गोली खाई, बुखार उतर गया, फिर आपने बंद कर दिया, नेक्स्ट डे आपको फिर से बुखार आ गया है। अगर आपको शुरू में बुखार है तो आपको पैरासीटामोल 500 mg की दिन में 3 से 4 बार तक लगातार 3 दिन खाना है। इसके बाद अगर आपका बुखार कंटिन्यू करता है तो आप पैरासीटामोल खाते रहिए। आपका बुखार जो उतर जाता है तो तब आप पैरासीटामोल को SOS मतलब जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आपको गले में खराश है या हल्की फुल्की इस तरह की कोई शिकायत लग रही है तो मोन्टेयर LC टैबलेट आती है, वो आप दिन में एक बार ले लीजिए। खांसी की शिकायत हो रही है, खांसी आ रही है, आपको कफ आ रहा है, तो एस्कोरिल प्लस सिरप आता है, वो 10 ml सुबह शाम ले सकते हैं। साथ में आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार तक बीटाडीन से या गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारा करना है। दिन में 3 से 4 बार आपको स्टीम लेना है। आपको एक बिल्कुल हेल्दी अच्छा सा खाना खाना है। अच्छे से खाने का मतलब होता है जिसमें बढ़िया एक अच्छी सी दाल हो, रोटी हो, चावल हो, एक हरी सब्जी हो, कुछ फल फूल ले सकते हैं, रोज 1 गिलास दूध ले लीजिए। और साथ में आपको थोड़ा सा कमरे के अंदर जो आप व्यायाम कर सकते हैं, जैसे आप हल्का सा वॉक कर सकते हैं, आप कुछ योगा कर सकते हैं जो आप पहले से करते हो। और अगर आपको ये है कि दिन भर आप लेटे रहते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि 1 घंटे लेटने के बाद थोड़ा सा उठ के 10 मिनट तक आप रह लीजिए। लगातार बहुत देर तक लेटना आप अवॉइड कीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा नहीं, गले में ज़्यादा दिक्कत है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा कफ वगैरह कुछ आ रही है या आपको ऐसी कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो एक नेबुलाइजेशन मशीन आती है, 1000 रुपये की आती है, मार्केट में आपको मिल जाएगी 1000 से 1500 रुपये की, आप वो मंगवा लीजिए। नेबुलाइजेशन मशीन में जो है डियोलिन आता है, DUOLIN, डियोलिन नेबुलाइजेशन के रेस्पिल्स आते हैं, उसको आप मंगवा लीजिए। सुबह शाम मशीन में जो एक मास्क लगा होता है उसमें एक रेस्पिल डाल के आप सुबह शाम नेबुलाइजेशन कर लीजिए। तो इससे जो डियोलिन होता है दैट इज ए ब्रांकोडायलेटर, मतलब उससे हमारी जो सांस की नलिकाएँ होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा काफ़ी रिलैक्स फील होगा। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अब 2 से 3 दिन तक 3 से 4 दिन तक इस तरह का ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपको आराम महसूस हो रहा है तो आप जो है ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा लगता है कि आपको आराम नहीं मिल रहा है, आपकी खांसी बढ़ती जा रही है या आपका बुखार जो है और तेज़ हो रहा है, तो आपको तुरंत मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। आप तुरंत किसी डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप होम क्वारंटाइन का प्लान कर रहे हैं, आप होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो आप किसी अपने आस पड़ोस के डॉक्टर साहब के संपर्क में रह के उनके गाइडेंस में, उनके सुपरविजन में क्वारंटाइन करिए। आपके कांटेक्ट में जो भी डॉक्टर साहब हों, जो आपके आसपास में हों, आपके कांटेक्ट में हों, सरकारी हों, प्राइवेट हो, आप किसी को फ़ोन कीजिए कि डॉक्टर साहब मुझे कोरोना हुआ है, मैं घर पे क्वारंटाइन कर रहा हूँ और आपके सुपरविजन में रह के मैं अपना ट्रीटमेंट पूरा करूँगा। आज की तारीख में कोई भी डॉक्टर साहब आपको मना नहीं करेंगे। पूरे देश में डॉक्टर की सलाह ही है जो आजकल फ्री मिल रही है। बाकी लोग तो 10 रुपये की चीज़ को 50 रुपये में बेचने में लगे हुए हैं। तो आप तुरंत किसी डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। आप उनके गाइडेंस में रह के उनको आप दिन में एक बार फ़ोन करके आपको जो इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है, जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, इस तरह आप उनसे चर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन
हर 4 घंटे पे आप अपना SpO2 मतलब ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहिए। अगर वो 94 के ऊपर बना हुआ है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। दिन में 1 या 2 बार आप अवेक प्रोनिंग कर सकते हैं। अवेक प्रोनिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको जागते हुए पेट के बल 1 घंटा लेटना है। मतलब पेट के बल होके आपको आंख बंद करके सोना नहीं है, आपको जगना है, लेकिन आपको पेट के बल 1 घंटा लेटना है, दिन में कम से कम 2 बार। ऐसा करने से क्या होता है कि जो फेफड़ों में हवा का सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है, तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। ये चीज़ आप दिन में 2 बार कम से कम ट्राई कीजिए, इससे आपको काफ़ी सिम्प्टोमेटिक आराम मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये सब ट्रीटमेंट लेने से 2 से 3, 4, 5 दिन बाद आपको आराम मिलता जा रहा है, आराम नज़र आ रहा है, तो आप ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए। 10 दिन बाद आप अपने आप को दोबारा टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो चुके हैं तो आप टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं बचती है, अगर आपको लगता है कि आपके सारे लक्षण ठीक हो गए हैं। अब जो अपने पास सेकंड कैटेगरी थी, मतलब जिनकी उम्र 50 साल से कम है या जिनको साथ में कुछ और बीमारी है, कुछ और उनको कोमॉर्बिडिटी है, तो उनको कैसे ट्रीटमेंट लेना है कोरोना का, हम इस बात पर चर्चा करेंगे। और साथ में जो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है और उनको कोई और बीमारी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो उन लोगों को कैसे ट्रीटमेंट लेना है इस बात पर अभी अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको साथ में कोई अन्य बीमारी है, आपको हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, बीपी है, या पहले कभी स्ट्रोक हुआ है, इस तरह की कुछ बीमारियाँ हैं, तो जो आपके डॉक्टर साहब हैं जिनसे आप पहले से दवा ले रहे हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए। आप उनके गाइडेंस में अपना कोरोना का ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। आपकी सबसे अच्छी हेल्प वही कर सकते हैं जो आपको कई साल से आपको दिख रहे हैं, क्योंकि उनको आपके बारे में सब कुछ पता होता है। उनसे आप संपर्क कीजिए। फिर संपर्क करने के बाद फिर कोविड के लिए अगर आपको सिम्टोमेटिक माइल्ड है या एसिम्टोमेटिक है, तो दवा आपको वही लेनी है। आपको आइवरमेक्टिन 12 mg की दिन में 1 बार, रात में खाना खाने के 2 घंटा बाद 3 दिन लेना है। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की आपको सुबह शाम 5 दिन तक लेना है। जिंकोविट आपको सुबह शाम लेना है। विटामिन सी की गोली लिम्सी आपको सुबह शाम लेना है। अगर आपको गले में खराश या ऐसे कुछ महसूस होता है या कुछ सर्दी जुकाम है, तो मोन्टेरेलसी टैबलेट दिन में 1 बार लेना है। खांसी ज़्यादा आ रही है तो आपको एस्कोरिल प्लस सिरप सुबह शाम 10 ml ले सकते हैं। साथ में आपको एक अच्छा सा हेल्दी खाना खाना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के हिसाब से जो डाइट आप लेते हैं, आपको डाइट वैसे प्लान करनी है। अगर गले में खराश है या थोड़ा सा आपको वैसी कुछ तकलीफ महसूस होती है, तो आप डिओलिन से सुबह शाम नेबुलाइजेशन भी कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ में आपको हर 6 घंटे पर पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। सुबह शाम आपको जगते हुए दिन में कम से कम 2 बार 1 घंटे लेटना है। और बिस्तर पर 1 घंटा लेटने के बाद कोशिश कीजिए कि आप उठ के 10 से 15 मिनट तक हल्का सा कमरे में वॉक कर लीजिए। इस तरह सा क्वारंटाइन रहने के बाद आप चौथे या 5वें दिन आपको कुछ अपने टेस्ट कराने चाहिए जो ज़रूरी होते हैं इस उम्र में। उस टेस्ट में क्या है, पहला आपको अपना एक चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए। दूसरा आपका एक चेस्ट का HRCT होता है, एक CT स्कैन, वो करवाना चाहिए। साथ में कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं। एक तो आप अपना CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट करा लीजिए। साथ में LFT, फिर KFT, सीरम LDH, CRP, सीरम फेरिटिन, और इसके अलावा साथ आपको कराना चाहिए D डाइमर, और जो कोagulation के टेस्ट होते हैं PT, APTT, आयरन, ये भी आपको करा लेना चाहिए। ये टेस्ट आपको चौथे 5वें दिन कराना चाहिए। फिर जब इसकी रिपोर्ट आती है, सारी रिपोर्ट आपको नॉर्मल आती है, आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उनसे आप शेयर कर लीजिए या किसी अन्य डॉक्टर साहब से आप जो है इसके लिए डिस्कस कर सकते हैं। अगर सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप यही ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 10 से 15 दिन के होम क्वारंटाइन के बाद आप स्वस्थ हो जाएंगे। परंतु याद रखिए कि आपको रेगुलर अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन दिन में 3 से 4 बार अच्छे से चेक करना है। हर 4-4 घंटे पर टेम्परेचर चेक करना है। अगर किसी भी पॉइंट पर लगता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, 94 से कम हो रहा है, या फीवर बहुत तेज़ बढ़ रहा है, या सांस लेने में वैसी कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो तुरंत मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। तुरंत आप डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिए, कहीं भर्ती होने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने जिन मरीजों के बारे में चर्चा किया है
वो सारे ऐसे मरीज थे जिनके सिम्टम बिल्कुल माइल्ड टू मॉडरेट थे, मतलब जिनको हल्के से लक्षण थे और वो लोग आराम से घर पे क्वारंटाइन करके दवा लेके ठीक हो सकते हैं। लेकिन काफ़ी मरीज ऐसे भी होते हैं, हालांकि इनकी तादाद बहुत नहीं होती है, जिनके लक्षण थोड़ा सा गंभीर होते हैं, जो लोग मॉडरेट टू सीवियर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे जिनके बुखार 102 से 103 डिग्री पहुंच जाते हैं, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे आने लगता है, या जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इनको तो वैसे तुरंत अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। लेकिन आजकल हम सभी लोग जानते हैं कि अस्पताल में बेड मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, तो जब तक अस्पताल में बिस्तर नहीं मिलता है या जब तक आप लोग वेट कर रहे हैं भर्ती कराने के लिए, तब तक क्या करना चाहिए, हम लोग थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करेंगे। अगर किसी मरीज को बुखार 102 103 डिग्री तक जा रहा है और उसका ऑक्सीजन लेवल 94% से ऊपर बना हुआ है, और अगर उसका वजन 50 किलो से ऊपर का है, तो उसको आप पैरासीटामोल 650 mg के टैबलेट दिन में 4 बार लगातार 3 दिन तक दीजिए। अगर 3 दिन के बाद उसका बुखार कम हो जाता है और उसका ऑक्सीजन लेवल 94% से ऊपर बना हुआ है, तो आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर आगे का ट्रीटमेंट घर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 दिन के बाद भी बुखार 101 के ऊपर बना हुआ है, तो ऐसे मरीजों को भर्ती कराने की कोशिश करनी चाहिए। जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिनका सैचुरेशन 94% से कम है, जिनको अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है लेकिन बेड नहीं मिल पा रहा है, तो घर पे क्या करना है ये हम देखते हैं। सबसे पहले आप मरीज को 1 घंटे तक पेट के बल उल्टा लेटाइए, कम से कम दिन में 2 बार। इससे क्या है, उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर उनको आप ड्यूलिन से हर 6-6 घंटे पर नेबुलाइजेशन कराइए। ब्यूटेकार्ड से दिन में 2 बार नेबुलाइजेशन कराइए। और साथ में जो इस तरह के मरीज होते हैं जिनको बुखार 102 103 डिग्री आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जिनका सैचुरेशन 94% से कम होता है, ऐसे मरीजों को तुरंत स्टेरॉयड स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन स्टेरॉयड जब भी पेशेंट लेना चाहिए, हमेशा किसी डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए। हमेशा एक डॉक्टर साहब की सुपरविजन में ही आप दे सकते हैं। तो आप तुरंत किसी डॉक्टर साहब से एडवाइस लेकर उनकी सलाह करके अपने मरीज को डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम का एक इंजेक्शन लगवा दीजिए। अगर डेक्सामेथासोन नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने डॉक्टर साहब से सलाह करके उनको मिथाइल प्रेडनिसोन की टैबलेट आती है वो दिलवा दीजिए। इससे क्या है, साथ में कुछ मरीजों को, जैसे कोरोना में एक ब्लड का एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट देखा गया है काफ़ी पेशेंट में, तो इकोस्प्रिन टैबलेट आती है 75 mg की, उसको भी दिन में 1 बार दिला सकते हैं अपने डॉक्टर साहब से सलाह करके। तो अगर ये सब इलाज घर पे शुरू कर देंगे, तो जब तक मरीज को अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, जब तक बेड मिलने के लिए आप वेट करते रहते हैं, तब तक पेशेंट को सिम्टम में काफ़ी आराम मिलेगा और उसका जो लंग में डैमेज हो रहा है वो डैमेज और आगे नहीं बढ़ेगा, इस चीज़ में भी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सब लोग के लिए हेल्पफुल होगा। आज के इस टाइम में जो काफ़ी लोग घर पे बिस्तर के लिए वेट कर रहे हैं, जो काफ़ी लोग घर पे क्वारंटाइन किए हुए हैं, एंड में मैं आपसे ये सब बताऊंगा कि कोरोना का इन्फेक्शन तभी होगा आपको जब आप ठीक से मास्क नहीं पहनेंगे। इसलिए कोरोना से डरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना से जो डरेगा वही कोरोना के इन्फेक्शन से बचेगा। लेकिन कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद, कोरोना के लक्षण आने के बाद घबराने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जितने कोरोना के पेशेंट इन्फेक्टेड हैं, उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक घूम रहे हैं। वो लोग घूम घूम कर कोरोना फैला रहे हैं, किसी को नहीं पता कि कोरोना उनको है। जो लोग जांच कराते हैं या जिनको लक्षण आते हैं, कोरोना पॉजिटिव आते हैं, उनमें भी 90% लोग होते हैं जो बिल्कुल माइल्ड होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, आराम से लोग घर में रह के ठीक हो रहे हैं। इसलिए कोरोना के लक्षण आने के बाद, पॉजिटिव आने के बाद घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे आराम से क्वारंटाइन कर सकते हैं। घर पे रहिए, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से लगातार फ़ोन पे बातचीत करते रहिए, दोस्तों से वीडियो कॉलिंग में बात कीजिए और सबसे आप इंटरेक्शन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।